नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, रिसेंटली इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। उसके अंदर 15 लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। लेकिन आखिरकार इजराइल को सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की जरूरत कहां पर आन पड़ी है? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह को वो टारगेट कर रहा था, लेकिन कभी भी सीरिया उसके टारगेट के अंदर नहीं था। लेकिन रिसेंटली उसने क्या कर दिया है? एयर स्ट्राइक कर दी है सीरिया के ऊपर। तो हम लोग उसके कारणों के बारे में जाने उससे पहले हम लोग सीरिया के बारे में जानते हैं कि आखिरकार सीरिया इस कंडीशन के अंदर कैसे पहुंचा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार है। उसको तानाशाह कहा जाता है। सन 2000 से लेकर 2011 तक बहुत शांति तरीके से, बहुत पीसफुल तरीके से उस व्यक्ति ने वहां पर राज किया। लेकिन 2011 के अंदर वहां के लोगों ने डिमांड की कि हम बशर अल असद की सरकार को हटा देंगे। आपने अरब स्प्रिंग के बारे में भी नाम सुना होगा। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था जिसमें मिस्र यानी कि इजिप्ट और ट्यूनिशिया के अंदर जो वहां के शासक थे उनको सफलतापूर्वक सक्सेसफुली वहां से हटा दिया गया था। उससे इंस्पायर्ड होकर सीरिया के अंदर भी ऐसा एक मूवमेंट जो है वो चलाया गया था और उसमें डिसाइड किया गया था लोगों के द्वारा कि हम लोग बशर अल असद की सरकार को वहां से हटा देंगे। लेकिन आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बशर अल असद की सरकार ने वहां पर नरसंहार करना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब से लेकर आज तक कभी भी जो है उस सरकार को कोई भी उखाड़ कर फेंक नहीं पाया है। खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारी विदेशी शक्तियां जो है उन्होंने एंट्री ली। खासतौर पर इराक, ईरान, इजराइल, बहुत सारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उन्होंने वहां पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। टर्की जो है एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया सीरिया का। चलिए बात करेंगे हम लोग विस्तार से, लेकिन आखिरकार ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो एयर स्ट्राइक है, कुछ इसके यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं कि यहाँ की जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनको एयर स्ट्राइक के अंदर उड़ा दिया गया है। एक वीडियो भी रिलीज किया गया था इजराइल डिफेंसेस फोर्सेस के द्वारा कि किस तरीके से उड़ाया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये 100 डेज का चैलेंज, इसका लेवल 3 स्टार्ट हो चुका है। हसलर्स के लिए ये लेवल 3 है। काफी टफ ये चैलेंज है अगले 33 दिनों का। इसलिए हमने जो कोर्सेज की प्राइस है वो काफी डाउन कर दी है। 399 के अंदर आपको 100 डेज का चैलेंज अवेलेबल होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को बहुत चेंज करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन और फोकस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ऐसे कोर्सेज लाइफ के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जरूर आप लोग 100 डेज के चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। और लास्ट के ये जो 33 डेज है लेवल 3 के अंदर, ये बहुत टफ है। आप लोग एक बार इसको करके देखिएगा, आपका पोर्नोग्राफी का जो एडिक्शन है वो छूट जाएगा और आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए, तो इन इजरायली जो एयरफोर्सेज है उनके फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की सीरिया के ऊपर, क्योंकि उनका ये कहना था कि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप जो है वो सीरिया के अंदर छिपा हुआ है और उसको उड़ाने के लिए ही हमने ये एयर स्ट्राइक की है। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था इजराइल के अंदर, उस पर जो अटैक किया गया था हमास के द्वारा, तो केवल उसमें हमास ही शामिल नहीं था, उसमें कई ऐसे टेरर ग्रुप थे जो कि अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते थे। मैंने कई बार आप लोगों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया है कि ईरान के द्वारा समर्थित बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, जैसे हौतीज है, जैसे हमास है और जैसे ये जिहादी ग्रुप है। ऐसे कई ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो इजराइल को हाल ही के अंदर ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि एक जिहादी ग्रुप जो है वो छिपा हुआ है सीरिया के अंदर और उनको खत्म करने के लिए ही इजराइल के द्वारा इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दी गई है। तो दमस्कस जो कि राजधानी है सीरिया की, वहां पर इस अटैक को जो है अंजाम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अगर सीरिया के मैप को देखें तो सीरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सीरिया की जो कैपिटल है वो है दमिश्क और यहां पर ये एलेप्पो शहर है जो कि काफी फेमस भी रहा है अपने कल्चरल एक्टिविटीज के लिए और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल हो चुका है। इसके पास में ही लेबनान आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इजराइल यहां पर है और लेबनान के अंदर ही हिजबुल्लाह जो एक टेरर ग्रुप है वो यहां पर इसके साउथ के अंदर एक्टिव है। फिर यहां पर जॉर्डन है। जॉर्डन जो है वो बराबर साथ देता है इजराइल का। यहां पर एक ब्लू ये छोटा सा आप लोग देख रहे हैं, ये है डेड सी। अगर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि डेड सी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड सॉल्टी एक सी है, मतलब सबसे ज्यादा नमक की जो उपलब्धता है सेकंड नंबर पर वो यहीं पर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीरिया के अंदर जो है वो रिसेंटली इस वाले एरिया के अंदर अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टेरर ग्रुप जो है उनके छिपे होने की जानकारी थी। तो सीरिया को एक वॉर फील्ड के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। 2011 के बाद से बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने यहां पर अपने अपने हाथ जो है वो आजमाए हैं। रिसेंटली क्या हुआ था कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको पेजर अटैक के अंदर 17 सितंबर को उड़ा दिया गया था। बहुत सारे जो ब्लास्ट है वो हुए थे लेबनान के अंदर। शुरुआत में तो इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली थी, लेकिन बाद में लगभग 53 डेज बाद में जो नेतन्याहू है उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है
कि हमने ही ये पेजर अटैक जो है करवाए थे और मैंने ही इस अटैक की जिम्मेदारी के लिए वहां पर कमांड किया था। ये अटैक कैसे हुआ था थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली क्या है कि जापान और वियतनाम की कुछ कंपनीज हैं जो कि पेजर और सैटेलाइट फोन जो है मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इजराइल के जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो पहुंच गए थे नॉर्वे के अंदर और वहां पर जाकर उन्होंने एक कंपनी को बनाया। अब उनको ये पता था कि ये जो दो कंपनियां हैं जापान की, ठीक है, और साथ ही के अंदर जो चाइना के पास में है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो दो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, हिजबुल्लाह के लिए या फिर लेबनान के अंदर पेजर और सैटेलाइट जो फोन है उनको सप्लाई करती है। तो नॉर्वे के अंदर जो इंटेलिजेंस के लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने क्या किया कि जापान से जो भी सैटेलाइट फोन आ रहे थे और पेजर्स वहां से जो मंगवाए जा रहे थे उनके बीच में ही जो है उन्होंने वहां पर आईडी जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं उसको ब्लास्ट करने के लिए यूज में लेते हैं, उसको वहां पर इनपुट किया और उनको लेबनान के अंदर भेज दिया। वो हिजबुल्लाह के हाथ लगे और उनका रिमोट जो है वो इजराइल के हाथ में था और उनके अंदर ब्लास्ट जो है वो होना शुरू हो गया। इस तरीके से इसकी जिम्मेदारी जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने ली और उसके अंदर लगभग 3000 लोग इंजर्ड हुए थे और 39 लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि सीरिया की धरती को ऑलरेडी जो है इस्तेमाल किया चुका है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि कुछ समय पहले की ये बात है कि इजराइल ने अटैक किया था सीरिया के अंदर, क्योंकि वहां पर ईरान के कुछ कमांडर जो है वो छिपे हुए थे, या हम लोग कहें कि ईरान की जो कॉन्सुलेट थी वहां पर वो थे वहां के लीडर, और सीरिया के अंदर ही अटैक करके इजराइल ने वहां पर उन लीडर्स को मार दिया था। इससे ईरान काफी नाराज था और ईरान ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव करेंगे और इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए फिर हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक करना शुरू किया। हौतीस जो थे उन्होंने रेड सी के अंदर जितने भी जहाज वहां से गुजर रहे थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया और इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। हमास ऑलरेडी जो है वो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व था, तो इस तरीके से ईरान और ईरान के समर्थित ग्रुप जो थे वो इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। इससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल के पीछे यूएसए खड़ा है और यूएसए ने अपने जितने भी वेपन्स हैं वो वहां पर सप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैंने आप लोग को बताया कि ईरान के अंदर एक ग्रुप है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो समर्थन करता है दूसरे देशों के अंदर जितने भी इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे हम लोग बात करें, गाजा के अंदर हमास है और इस्लामिक जिहाद है जिसको अभी हाल ही के अंदर एयर स्ट्राइक करके उड़ाया गया है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है और फिर यमन के अंदर हौतीस है। तो ईरान जो है इनका समर्थन करता है, चाहे फिर वो वेपन से हो या फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट जो है वो इनको किया था, और सब मिलकर जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। इससे इजराइल बहुत परेशान होता है, लेकिन इजराइल जो है वो इतना हारने वाला नहीं है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूएन कमीशन वॉन सीरियन वॉर, मतलब सीरिया के अंदर जो वॉर हुआ है, खासतौर पर हम लोग कह सकते हैं कि उनका एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और इसको वॉर क्राइम के अंदर भी काउंट कर लिया गया था। तो सीरिया के अंदर जो कुछ भी चला है वो अरब स्प्रिंग से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ट्यूनीशिया और इजिप्ट के अंदर ऐसा कुछ पहले से हो चुका था। इसलिए उन्होंने भी कोशिश की कि हम लोग सीरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही करेंगे बशर अल असद की सरकार के साथ में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को मार गिराया और आज भी जो है वो वहां का गृह युद्ध जारी है। लगभग सन 2000 से ही या फिर 1989 से ही वहां पर जो है वो इमरजेंसी लगी हुई है सीरिया के अंदर, और तब से लेकर आज तक वहां पर इमरजेंसी कभी भी खत्म नहीं हुई है। तो सीरिया को एज ए वॉर फील्ड जो है वो यूज में ले रहे हैं। आप लोगों को अफगानिस्तान का एग्जांपल जो है अच्छे से याद रखना चाहिए। अफगानिस्तान की जो धरती है, वहां की जो लैंड है, उसको यूज किया है रशिया ने, यूएसए ने, ताकि वहां पर जाकर वो युद्ध लड़ सके। और अफगानिस्तान के अंदर देखिए किस तरीके से इंबैलेंस की कंडीशन है। आज बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वहां पर इंबैलेंस की कंडीशन बनी हुई है। वही कंडीशन जो है वो भी सीरिया के अंदर है। हाँ, सीरिया और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वर्ष 2000 के बाद में कोई भी डेवलपमेंट जो है सीरिया और इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। तो सीरिया के अंदर मान लीजिए, लेबनान के अंदर देख लीजिए आप, यहां तक कि हूतीस जहां पर यमन के अंदर है, साउथ के अंदर, ये सब जो है डिस्टर्बिंग एरिया चल रहा है और इजराइल जो है वो इन सब के ऊपर जो है अभी नजर बनाए हुए है। देखना यह होगा कि अभी यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, उसका अगला कदम क्या होता है। क्या वाकई में ये जो इजराइल है उसको जबरदस्त सपोर्ट किया जाएगा या फिर सपोर्ट वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज, सक्सेस, कंसंट्रेशन, फोकस, लेवल 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
फ्लैट 399 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है, काफी कम प्राइसेस कर दी गई है ताकि आप लोग इसको ज्वाइन कर सके, उसके बेनिफिट ले सके। तो आज ही हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।